नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात में श्रम कानूनों में बदलाव किया गया है। यूपी सरकार ने श्रम कानून में बदलाव के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी है और इसमें कुछ प्रावधानों को छोड़कर श्रम कानून को 3 साल के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो उधर मध्य प्रदेश सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम और कारखाना अधिनियम सहित प्रमुख अधिनियमों में संशोधन किए हैं। वहीं गुजरात सरकार ने भी श्रम कानूनों को आसान बनाने की घोषणा की है। राज्य सरकारों का दावा है कि इस फैसले के जरिए निवेश, नौकरी और अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी। लेकिन विपक्ष ने इसे मजदूरों का शोषण करने वाला फैसला करार दिया है। प्रियंका गांधी ने सरकार के फैसले को मजदूर विरोधी बताते हुए सरकार पर निशाना साधा है, जबकि समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने सरकार से श्रम कानूनों में किए गए बदलाव तुरंत वापस लेने की मांग की है। अब सवाल इसी बात का है कि जब राज्य सरकारें मजदूरों को रोजगार की गारंटी के लिए श्रम कानून में बदलाव कर रहे हैं तो उस पर सियासत क्यों हो रही है? आखिर विरोधी दल मजदूरों के कंधे पर बंदूक रखकर साबित क्या करना चाहते हैं? आखिर मजदूरों के बहाने कचरा पॉलिटिक्स कब तक होती रहेगी? और आखिर कब तक मजदूरों को सियासत की चक्की में नेता यूं ही पीसते रहेंगे, उनको लेकर राजनीति होती रहेगी? श्रम कानून में बदलाव को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासत चरम पर है। विपक्ष ने सरकार को मजदूर विरोधी करार दिया और इसे वापस लेने की मांग की है, जबकि श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर घड़ियाली आंसू बहाने के बजाय अध्यादेश पढ़ने की नसीहत दी है। ये जो इन्होंने स्थगित किया है श्रम कानूनों को, ये पूंजीपतियों को हितों की रक्षा करने वाली, कारखानेदारों की हितों की रक्षा करने वाला है, मजदूरों पर कुठाराघात है। अब कंपनी वाले, कारखाने वाले, उद्योग वाले मनमानी करेंगे। जो श्रमिकों के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, शायद उनको यह नहीं पता कि हमने भिन्न भिन्न नए निवेश, मिल, कारखानों, उद्योगों के माध्यम से सेवा आयोजित करने के लिए यह अध्यादेश लाया है। इसलिए पहले उनको अध्यादेश को पढ़ना चाहिए, तब किसी प्रकार की टिप्पणी करना चाहिए। लेकिन उनकी टिप्पणी से आभास हो गया है कि वो श्रमिकों के नंबर 1 के दुश्मन हैं। राजनीति राज्य की सरहद के साथ बदल जाती है। अब वहां चलिए जहां कांग्रेस की सरकार है और विपक्ष में बीजेपी है। बात छत्तीसगढ़ की कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने जहां सरकार से मजदूरों की वापसी को लेकर ठोस कार्य योजना तैयार करने की मांग की है, वहीं आरोप लगाया है कि सरकार शराब की दुकानें खोलकर बेरोजगार मजदूरों पर राजस्व बढ़ाने का दबाव बना रही है। मैं समझता हूं कि राज्य सरकार की ये प्राथमिक जवाबदारी है कि हमारे मजदूर, जिसकी वजह से हम सरकार में हैं, जिसकी वजह से सरकारें चल रही है, ये प्रथम जवाबदारी है कि राज्य सरकारें इमीडिएटली फैसला करके लाने की व्यवस्था भी करें और उनके क्वारंटाइन के लिए और यहाँ रहने की व्यवस्था भी करें 14 दिन के लिए। तो ये निर्णय सोनिया गांधी जी के कहने से करने के अपेक्षा पहले यदि कर लिए होते तो और अच्छा रहता। इतना लोकप्रिय निर्णय आज तक मैंने नहीं देखा है जो उन्होंने शराब दुकान खोलने का हुआ। जैसा स्वागत हो रहा है, लोग सड़कों में नालियों से उसको धन्यवाद दे रहे हैं। महिलाएं डंडा लेके दुकानों में जाके दुकान को तोड़ फोड़ कर रही हैं। जिसको 40 दिन से काम नहीं किया है, जो रोजगार नहीं किया है, अब उसको हम मजबूर कर रहे हैं कि वो शराब के लिए आए, सरकार का राजस्व बढ़ाए। और इसी पर चर्चा करने के लिए ये आपने सुना होगा डॉक्टर रमन सिंह को। और अगर आप बीजेपी के नेताओं को उत्तर प्रदेश में सुनेंगे, मध्य प्रदेश में सुनेंगे, तो आपको सुर अलग नजर आएगा शराब की दुकानें खोलने पर। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के नेताओं का तरीका बदल जाएगा। सरहद के साथ ये क्या सोच भी बदल जाती है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। एक खास पैनल इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहा है, हमारे साथ जुड़ रहा है। अनिल श्रीवास्तव हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। शिव गोपाल मिश्रा साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के। शहजाद अब्बास हमारे साथ हैं, नेता हैं समाजवादी पार्टी के। डॉक्टर हितेश वाजपेयी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं भोपाल से, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। हरीश दिवेकर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एसोसिएट एडिटर इस वक्त हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं। बीडी गौतम हमारे साथ हैं, राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन के। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का।
सबसे पहले मेरा सवाल है हितेश वाजपेयी जी आपसे, श्रम कानूनों में जो परिवर्तन हो रहा है, विपक्ष का कहना है कि ये मजदूरों के साथ नाइंसाफी है। एक तो वैसे ही वो बड़ी दिक्कत में है, उनका रोजगार पिछले 1.5 महीने से उन्हें कुछ मिल नहीं रहा है, उनके हाथ में कुछ है नहीं। आप लोग जितना सहयोग कर दे रहे हैं वही है, उस पर भी ये आरोप है कि ये ठीक से सहयोग नहीं हो रहा है, और ऊपर से श्रम कानूनों में बदलाव कर दिया, ये तो उनके साथ और गलत हो रहा है। आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे लगता है राम जी, हम यदि इस पूरे सेक्टर को देखें तो इसके 3 बहुत प्रमुख पिलर हैं। एक जो उत्पादक है, मजदूर वर्ग हो गए या कारीगर हो गए जिनको हम बोलते हैं, जो लोग उत्पादन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। एक उन संयंत्रों के मालिक हो गए या पूंजीपति कह लीजिए, उद्योगपति कह लीजिए, जो उसमें पैसा लगाते हैं। और तीसरा कंज्यूमर है। अभी आप तीसरे पे नहीं आए सर जी, तो वो भी बहुत बड़ा एक हिस्सा है जो मांग क्रिएट करेगा बाजार के अंदर। तो पूरी दुनिया में ये चिंता का विषय है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं राम जी। और तीनों सेक्टर्स में कुछ ना कुछ सुधारों की, या पोस्ट कोरोना काल में हम कैसे इकोनॉमी को निकाल लाए, इसके लिए तीनों सेक्टर में मदद की जरूरत है। तो इससे नकारा नहीं जा सकता है। तो जहां जहां जो व्यक्ति अपनी बात कह रहा है या नेतागण अपनी बात कह रहे हैं, मुझे लगता है उसको स्थान देना चाहिए। बस हाँ, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जैसे हम जहां पर विपक्ष में हैं तो हम सकारात्मक सुझाव दें। हम यदि सरकार से कोई चीज छूट रही है तो उसकी ओर इशारा कर सकते हैं। जैसे आपने रमन सिंह जी की बात कही, तो उनको हल्का मत करिए। देखिए, उन्होंने इशारा किया मजदूरों की जो घर वापसी हो रही है, आ रहे हैं, या छत्तीसगढ़ में बाहर के जो मजदूर हैं, उनके लिए हम अभी की परिस्थिति में क्या कर रहे हैं वो इस पर बोल रहे हैं। डॉक्टर हितेश वाजपेयी, एक मेरा सवाल है। डॉक्टर हितेश वाजपेयी, एक मेरा सवाल है, बस कंप्लीट कर दूं अपना ओपनिंग रिमार्क। फिर उसके बाद श्रम सुधारों की जब आप बात करेंगे तो श्रम कानून की जहां तक बात है, तो श्रम कानून का एक मेजर स्टेक होल्डर या उसका लागूकर्ता जो होता है, जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है, वो उद्योग के मालिक की होती है। और इसीलिए जहां एक और केंद्र सरकार का ये फैसला है कि इनका जो ईपीएफ है वो 100% सरकार भरेगी, ईपीएफ का पैसा नहीं काटा जाएगा। जहां एक और ये सुनिश्चित किया जा रहा है, तो वहीं पर स्वाभाविक है जिनकी पूंजी लगी है, अभी डिमांड नहीं होने का वो लोग सामना करेंगे, तो उनको कैसे हम ईज आउट कर सकते हैं। मैं हितेश वाजपेयी जी एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूं, सिर्फ एक छोटा सवाल है मेरा, उसके बाद मैं बीडी गौतम साहब के पास जाऊंगा। मैं यही पूछ रहा हूं, आपने कहा कि आर्थिक हालात को सुधारने के लिए हमें पैकेज की जरूरत है, तो सर किसका इंतजार किया जा रहा है? क्योंकि हर राज्य जो है केंद्र की तरफ देख रहा है। अगेन यू जंप्ड ऑन कंक्लूजन। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा है कि अर्थव्यवस्था में चालना लाने के लिए पोस्ट कोरोना काल में तीनों पिलर पर काम करने की जरूरत है। पैकेज तो सर आपके शब्द हैं, तो मैं कामों की बात कर रहा हूँ। तो तीसरा जो इंपॉर्टेंट सेक्टर है वो मार्केट है, कंज्यूमर है। तो हम कंज्यूमर की कैसी मदद कर सकते हैं? तो 3C के ऊपर पूरे विश्व में काम हो रहा है, कैश बेनिफिट, क्रेडिट बेनिफिट, और उसके बाद द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट जो हम दे सकते हैं। तो इन तीनों के ऊपर काम, 3Cs बोलते हैं इसको, चाहे आप सिंगापुर की इकोनॉमी को देख लीजिए। बीडी गौतम साहब के पास में चल रहा हूँ, वो प्रिंसिपल वही है। ठीक, बीडी गौतम साहब, सुधारों की जरूरत है और ऐसे वक्त में थोड़े से सख्त कदम सबके लिए लगेंगे। अगर किसी मिल को, किसी उद्योग को 50 दिनों के लिए बंद किया गया है, तो जाहिर है कि उसमें जो पैसा लगाया है वो किसी उद्योगपति का हो या कोई नया उद्योगपति बना हो, धीरे धीरे उसको बड़ा नुकसान हो रहा है, मजदूरों को भी नुकसान हो रहा है। बीडी गौतम साहब, अब ये जो राजनीति चल रही है, क्या ये इसी तरह से होनी चाहिए या आपको लगता है कि मजदूरों का हक मारा जा रहा है? देखिए, राजनीतिक दलों का जहाँ तक सवाल है, तो चूंकि उनको राजनीति करना है इसलिए वो करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ तक मजदूर संगठनों का प्रश्न है, हमारे संगठन का INTUC का बहुत स्पष्ट कहना है कि जब तक उद्योग चलेगा तब तक श्रमिकों का हित होता रहेगा। यदि उद्योग बंद हो जाएगा तो श्रमिक भी भूखा मर जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि उद्योग तो चलते रहें, लेकिन साथ साथ श्रमिकों के जो श्रम है उसका पैसा उसको पूरा मिले। दूसरी बात, उसकी रोजगार की गारंटी हो, उसकी निरंतरता हो, उसमें अनिश्चितता नहीं हो। और तीसरी बात यह है कि श्रमिक की सामाजिक सुरक्षा हो। ये तीनों चीज़ें कोई भी श्रमिक संगठन चाहता है। हमारी आपत्ति यहाँ इस मामले में केवल इतनी है कि जो श्रमिक सुधार किए गए 4 सेंट्रल कानून में और 3 राज्य के श्रम कानूनों में
परिवर्तन किए गए, उसके पहले श्रमिक संगठनों को बुला के सरकार को सलाह मशवरा करना था। उसके बाद जो श्रमिक संगठनों से सुझाव आते उसके बाद ही सरकार को कोई निर्णय लेना था। लेकिन कोरोना संकट की आड़ में आनन फानन में देखिए, न तो कैबिनेट की बैठक में ये प्रस्ताव आया क्योंकि कैबिनेट पूरा है नहीं। दूसरी बात यह है कि विधानसभा का सत्र चलना रहा तो विधानसभा में भी नहीं आया और अध्यादेश लाया। तो इतनी जल्दी में ऐसा क्यों किया गया? इसमें एक आध दिन 2 दिन श्रमिक संगठनों से बात हो जाती और उसके बाद उनके सुझावों के अनुसार अगर निर्णय होता तो जो आप देखिए 18 श्रम सुधार की बात की गई, ये सारे के सारे 18 जो है ये जो है कारखाने के मालिक और व्यवसायियों के पक्ष में है। इसमें मजदूरों का कोई हित संरक्षण उसमें दिखाई हमको नहीं दे रहा है। अब आप बताइए कि पाली जो है 8 घंटे की जगह 12 घंटे की कर दी। अगर 12 घंटे की कारखाने में पाली होगी तो क्या उसका वेतन 1.5 गुना श्रमिक का किया जाएगा? ये एक सोचनीय प्रश्न है। ऐसे ही सुबह से अगर दुकानें और ये सोचने वाली बात है, 12 बजे तक रहेंगी तो उसमें काम करने वाले बिल्कुल ये सोचने वाली बात है। और इसलिए तो आज हम चर्चा कर रहे हैं कि इस मसले को लेकर कितने सुधार होने चाहिए और अभी तक क्या इन सुधारों से अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिल पाएगी जैसा दावा किया गया है। शिव गोपाल मिश्रा हमारे साथ मौजूद है, जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के। उनसे भी हम सवाल पूछेंगे। कुछ और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। इस समय अनिल श्रीवास्तव भी हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस के नेता हैं, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से लगातार सवाल उठाया जा रहा है। अनिल श्रीवास्तव साहब, बीजेपी ये दावा कर रही है कि हमने कानून में बदलाव कर दिया है और यह अर्थव्यवस्था को रफ्तार दे पाएगा, लेकिन क्या अर्थव्यवस्था को एक तरफ रफ्तार मिल रही है और इस कानून से मजदूरों का हनन हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। आप एक बात समझिए, अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए उस पर पैसा खर्च करने की जरूरत है। आप 0.007% जीडीपी का दे रहे हैं अर्थव्यवस्था को सुधार करने के लिए। इससे अर्थव्यवस्था में सुधार नहीं होने वाला। इसमें मजदूरों का जो सबसे ज्यादा शोषण होगा, अभी आप समझिए जो 8 घंटा का श्रम करने का उनका जो वेजेज है, वो जब 12 घंटा करेंगे तो आप 1.5 गुना क्या उनका वेजेज बढ़ाएंगे क्या? जी, आप उनके श्रम का शोषण करने जा रहे हैं और खुली छूट दे रहे हैं उद्योगपतियों को और कारखाना के मालिकों को कि वो मजदूरों का शोषण करें। इसमें इतनी मतलब श्रमिक अराजकता आएगी जो संभालना मुश्किल हो जाएगा सरकार के लिए। मेरे ख्याल से श्रमिक संगठनों से बैठकर उनके से विचार विमर्श करके और कोई निर्णय लेना चाहिए। एक तरफा निर्णय लेने से नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होने वाला। फायदा नहीं होने वाला। डॉक्टर हितेश वाजपेयी साहब, ये आप जो कह रहे हैं कि 3 पिलर्स हैं और तीनों पे हमें बराबर फोकस करना चाहिए, लेकिन प्रश्न ये है कि अभी कोरोना से पहले की परिस्थितियों में क्या ऐसा लग रहा था कि मजदूर अराजक हो रहा है या परेशान कर रहा है मिल मालिकों को या उद्योग धंधे चलाने वालों को, उद्योगपतियों को? जो बदलाव की जरूरत ऐसी क्यों महसूस की गई? उसके जो अधिकार थे वो उसके पास रहते, उसके बावजूद वो काम करता। देखिए राम जी, आपका पहली चीज तो मैं आपके इस प्रकार की चर्चा को भी उस प्रक्रिया का हिस्सा मानता हूँ, तो मैं इसको पॉजिटिवली लेता हूँ। अनिल शर्मा जी ने जो बात कही है, हमारे इंटक के साथी ने जो बात कही है, दोनों बातें अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन उसमें क्लैरिफिकेशन है कुछ। जैसे अनिल शर्मा जी ने जो बात कही है, भाई मजदूरों का एक क्वार्टर में 125 घंटे से कोई छेड़छाड़ नहीं है, तो उनके वर्किंग आवर से छेड़छाड़ नहीं है, उनकी पालियों में परिवर्तन किया है जिससे कि उनका युक्तियुक्तकरण करके उनका उपयोग हो सके। दूसरा जो बात उनकी महत्वपूर्ण है अनिल शर्मा जी की, कि भाई चलो उद्योगपति वाली बात। देखिए, इसमें आप अधिकांश जो चेंजेस देखेंगे ये शुरुआत है, पहली चीज तो मैं बता दूं, क्योंकि अंत नहीं है ये। इट इज द स्टार्ट ऑफ द थिंग्स। और जिसमें आपके जैसे ये जो डिस्कशन हो रहे हैं, ये भी हुक्मरान सुनते हैं या ब्यूरोक्रेसी सुनती है और उसको अकाउंट पे लेती है, डिस्काउंट नहीं किए जाते। आप लोगों का मत महत्वपूर्ण है। तो जब ये बातें निकल कर आती हैं तो ब्यूरोक्रेटिक चेंजेस ज्यादा हैं जो आपने देखे होंगे। मतलब प्रशासन को जो तैयारियां करनी है, जैसे 61 रजिस्टर्स को हटाना, फिर लेबर इंस्पेक्टर्स का इंटरफेरेंस कम करना, तो इसमें आप पाएंगे कि जो प्रशासनिक तैयारियां उसके संदर्भ में होनी है वो हिस्सा अभी ज्यादा है, क्योंकि शासन तो काम कर रहा है। ये मेरा एक छोटा सा सबमिशन है। अभी बाकी दोनों सेक्टर्स पे आना है। मैं लौट रहा हूँ हितेश वाजपेयी साहब। इस समय शिव गोपाल मिश्रा है हमारे साथ। शिव गोपाल मिश्रा जी हैं सर, थोड़ा सा समय की कमी है, फिर हम ब्रेक पे भी जाएंगे। डॉक्टर हितेश वाजपेयी, मैं आ रहा हूँ, लौट रहा हूँ। ठीक, मैं शिव जी हमारे साथ जुड़ गए। शिव गोपाल मिश्रा जी, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के।
शिव गोपाल साहब, मेरा सवाल यही है, क्योंकि स्थितियां आप देख रहे हैं, बदलाव की बात की जा रही है, लेकिन सबसे अहम सवाल यह कि बदलाव की आवश्यकता अभी क्यों पड़ी और क्या वाकई इस बदलाव का फायदा होगा या फिर एक तरफ इसका नुकसान होगा मजदूरों को? देखिए, इसका बहुत जबरदस्त नुकसान होगा। बात यह है कि हमारे जो लेबर लॉज थे वो बड़े सोच समझ करके बनाए गए थे और ये एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा था जो बाबा साहब ने इसको बनाने का काम किया था। आज जो उत्तर प्रदेश में हुआ है वो ये हुआ है कि 3 जो कानून हैं उनको छोड़ करके बॉन्डेड लेबर एक्ट, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट और भवन निर्माण अधिनियम जो 96 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना, उन तीनों को छोड़ करके और बाकी 35 के करीब जो लेबर लॉज है उनको सस्पेंड कर दिया गया है। जिनमें फैक्ट्री एक्ट है, यूपीआईडी एक्ट है, ट्रेड यूनियन एक्ट है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है, ग्रेचुटी एक्ट है, बोनस एक्ट है, ईएसआई एक्ट है, पीएफ एक्ट है, छटनी एक्ट है, मुआवजा एक्ट है, ले ऑफ एक्ट है, एम्प्लॉयमेंट एंड सर्विस रूल और मॉडल एम्प्लॉयमेंट रूल को भी जो है वो शिथिल कर दिया गया। और ये एम्प्लॉयमेंट जो है वो जो फैक्ट्रियां बंद हो जाती थी फिर चालू करते थे, उनको पुराने मजदूरी ला करके सेम शर्तों पर लगाते थे, वो भी सस्पेंड हो गया। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सब सस्पेंड हो गया। वेज बोर्ड जो तमाम फैक्ट्रीज में है, शुगर इंडस्ट्री में उत्तर प्रदेश में ये वेज बोर्ड लगा हुआ है, हालांकि कहीं लागू है नहीं लागू है वो अलग का सवाल है, लेकिन ये जितने मूल कानून थे मजदूरों के हक में, हालांकि कहीं कहीं पे इनका भी वायलेशन होता रहता था जी, तो उनको सबको जो है वो सस्पेंड कर देने का काम किया। अब कहते वो ये है कि इससे जो है वो तमाम लोग जो है वो, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ शिव गोपाल जी, आपने कहा कि इससे नुकसान होगा, लेकिन ये फैसला तो ये कानून जो है इसमें बदलाव किया गया, मैं यही चाह रहा हूँ मजदूरों का क्या कहना है, क्योंकि आपकी जो यूनियन है सबसे बड़ी यूनियन है, उसके गर्दन पर जो है वो, मैं वही कह रहा हूँ, फेडरेशन क्या मानता है, गंजा कस देंगे, उसके लिए कोई भी प्रोटेक्शन नहीं रहेगा। हाँ। तो फिर आप किस तरीके से इस देश में जनतंत्र की रक्षा करेंगे? गोपाल साहब जो है वो आजकल जो परिस्थिति आप देख रहे हैं, बार बार प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भाई इनको अपने जो मजदूर हैं उनको निकालो। गोपाल साहब आप सुन पा रहे हैं मुझे? वेतन दो, और वो दरवाजा बंद कर लिए। यहाँ नोएडा में ही जो है वो करीब 10 लाख मजदूर जो है वो बाहर कह दिया उन लोगों ने कि आप जाइए अपने घर, जब मौका लगेगा आएंगे, कोई तनख्वाह नहीं देंगे आपको। तो जिस देश में ऐसे ही मजदूरों के साथ में इतनी जुर्म और जाती हो रही है, कौन सा ऐसा मालिक है जो 1 महीने के लिए अपने मजदूर को रिटेन नहीं कर सकता था इन परिस्थितियों में? ठीक, गोपाल साहब मैं लौट रहा हूँ आपके पास। कुछ भरोसा करते हुए जो श्रमिक है उसका शोषण करने गोपाल साहब, के लिए मुझे लगता है शायद आप तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, मैंने आपकी बात सुन ली है और अलग अलग तरीके से इसका विरोध भी हो रहा है, लेकिन जो फेडरेशन का कहना है वो यही कहना है कि नुकसान इससे बहुत ज्यादा होगा और विपक्षी पार्टियां सवाल कर रही है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि बदलाव किया है, कम से कम थोड़ा इंतजार तो करें, एकाएक इस बदलाव पर सवाल खड़े करना गलत है। अब्बास साहब एक छोटा कमेंट आपका भी चाहता हूं मैं, क्योंकि बाकायदा ये कहा जा रहा है कि ये तो बिल्कुल हलन हो जाएगा, परेशान हो जाएंगे मजदूर इससे, बीजेपी कह रही है थोड़ा इंतजार तो करिए, हम धीरे धीरे काम कर तो रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका। जी कहिए। बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, अभी आपने 2-3 दिन पहले श्रम मंत्री का एक बयान देखा होगा जिसमें उन्होंने श्रमिकों को जो है मौत का सौदागर बताया था, मौत का सौदागर उन्होंने बताया था। इसकी गंभीरता से आप समझ सकते हैं कि वो श्रमिकों के लिए कितने गंभीर हैं। दूसरी बात ये कानून जो है वो स्थगित कर मजदूरों के शोषण के लिए ये पूरे रास्ते इन्होंने खोल दिए हैं, और ये पूंजीपति जो है वो जिस तरीके से मजदूरों का, श्रमिकों का जो शोषण करेंगे, वो जो गरीब तबका है या वो दलित हो, मजदूर तबका हो या एक कमज़ोर वर्ग का जो तबका है, वो सब की ज़िंदगी में जो परेशानियां आएंगी उसको भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से समझ नहीं रही है। आप देखिए कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर किस तरीके से लेबर तबका जो कामगार है, जो दूसरे शहरों के अंदर है, दूसरे राज्यों में है, वो किस तरीके से परेशान है, और भारतीय जनता पार्टी की कान पे जू नहीं रेंग रही है। और आप देखिए, एक घटना कल भी हुई, ट्रेन से कट गए मजदूर, लेकिन कोई बयान सरकारी उसके ऊपर नहीं आया है अभी तक।
तो हम समझते हैं कि जो ये कानून में बदलाव कर रहे हैं, जो अध्यादेश वाजपेयी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बात पर, लिए बेपनाह नुकसानदेह, उनकी जिंदगियों में परेशानियों से भरा हुआ होगा। मुझे लगता है आपका टॉपिक बहुत अच्छा है, आप 1 2 3 करके देखिए, जी क्या बताइए। करें? आप बहुत जिम्मेदार दल हैं। हितेश वाजपेयी बीजेपी की तरफ से कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे, कहिए वाजपेयी साहब, आप कहिए। देखिए, माइग्रेंट लेबर जिसकी बात हो रही है, माइग्रेंट लेबर की परिस्थिति पोस्ट कोरोना सेशन में बड़ी मात्रा में चेंज होने वाली है, दुनिया भर में होनी है। आप किसी भी देश को उठाकर देखेंगे तो वहां पर जैसे 10 लाख मजदूर काम कर रहे हैं, तो दूसरे जो छोटे देश होते हैं यूरोप में, तो वो तो दूसरे देश से ही आते हैं, जैसे अपने राज्यों से आते हैं, तो वो वापस जा रहे हैं घर। अब हीरो वाजपेयी जी, नहीं आएंगे। हीरो वाजपेयी जी, आपने कोरोना जब से मार्च में आया है, कोरोना जो है वो फरवरी के लास्ट से आया है, और आपने जब कोरोना ज्यादा बढ़ा तो आपने जमातियों के ऊपर चक्कर चलाया, और 1.5 महीने तक आपने जमातियों के ऊपर चक्कर चला के पूरे हिंदुस्तान की जनता को गुमराह किया। अब जब श्रमिक बाहर निकल रहे हैं, मजदूर बाहर निकल रहे हैं, तो उनकी आवाज को दबाने के लिए आप एक कानून और ले आ रहे हैं। वो कानून सिर्फ आप इसलिए ला रहे हैं कि जो कामगार हैं, वो गरीब तबका जो है वो जब काम करने के लिए जाएगा, मिलों में जाएगा, बड़े पूंजीपतियों के घराने में जाएगा, तो वो अपनी आवाज को उठा नहीं सकता, उनका शोषण किया जा रहा है। सिर्फ आप ये चाल चल रहेंगे, आपको गरीबों से, दलितों से, या जो कमजोर वर्ग है, देखिए डॉक्टर हितेश वाजपेयी और अब्बास साहब अपनी राजनीति कर रहे हैं। अगर आपने गरीबों के लिए भोजन इस तरीके से एक दूसरे को काटेंगे तो बात नहीं बन पाएगी। देखिए, मजदूर जो है वो आराम से सुनना चाहता है आपकी बात, और बड़ी बात यही है कि पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, और पॉलिटिक्स में कचरा कतई नहीं होनी चाहिए। अगर बेवजह की राजनीति होगी तो फायदा नहीं है। मजदूरों की बात करने वाले प्रतिनिधि भी हमारे साथ हैं, वहाँ पे आप कानून अध्यादेश और सरकार की बात रखने वाले प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं, हम उनकी बात सुनेंगे। हरीश निवेकर हमारे साथ हैं, एसोसिएट एडिटर, उनके पास भी चलेंगे, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक। ये बहुत स्पष्ट कर दें कि बेवजह की राजनीति इस पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मामला ये बहुत गंभीर है, हजारों लाखों लोगों के रोजगार से जुड़ा हुआ है। और इस बात को भी यहां समझना होगा कि 20 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, या अब तक बहुत सारे आ चुके हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में संख्या है जहां लाखों की संख्या में लोग जो दूसरे राज्यों में काम करते थे वो अपने राज्य में वापस आए हैं। उन्हें एडजस्ट कैसे किया जाए, ये भी तो एक चुनौती सरकार के सामने है। क्या इसको नेता समझ रहे हैं? छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लगातार हमारी उस मुद्दे पर चर्चा चल रही है जो इस देश की रीढ़ है, यानी मजदूरों के मुद्दे पर। आज हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि कानूनों में जो बदलाव किया है उससे वाकई का फायदा होगा या फिर मजदूरों का हनन होगा। इसको लेकर कुछ ट्वीट भी सामने आए हैं, उन पर एक नजर डाल लेते हैं। प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट किया है, वो ट्वीट करके लिखती हैं, यूपी सरकार द्वारा श्रम कानूनों में किए गए बदलावों को तुरंत रद्द किया जाना चाहिए। आप मजदूरों की मदद करने के लिए तैयार नहीं हैं, आप उनके परिवार को कोई सुरक्षा कवच नहीं दे रहे, अब आप उनके अधिकारों को कुचलने के लिए कानून बना रहे हैं। मजदूर देश के निर्माता हैं, आपके बंधक नहीं हैं, इसीलिए जो बदलाव हुए हैं उन बदलावों को तुरंत निरस्त किया जाना चाहिए। वहीं मायावती ने भी एक ट्वीट किया, उन्होंने हमला किया है ट्वीट करके। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, कोरोना प्रकोप में मजदूरों, श्रमिकों का सबसे ज्यादा बुरा हाल है, और फिर भी उनसे 8 के बजाय 12 घंटे काम लेने की शोषणकारी व्यवस्था पुनः देश में लागू करना अति दुखद व दुर्भाग्यपूर्ण है। श्रम कानून में बदलाव देश की रीढ़ श्रमिकों के व्यापक हित में होना चाहिए, ना कि कभी भी उनके अहित में। अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने भी ट्वीट किया और लिखा कि उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार ने एक अध्यादेश के द्वारा मजदूरों को शोषण से बचाने वाले श्रम कानून के अधिकांश प्रावधानों को 3 साल के लिए स्थगित कर दिया। ये बहुत आपत्तिजनक और अमानवीय है। श्रमिकों को संरक्षण न दे पाने वाली गरीब विरोधी बीजेपी सरकार को तुरंत त्याग पत्र दे देना चाहिए। और सीधे मेहमानों का रुख करते हैं, हमारे साथ लगातार मेहमान बने हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। ब्रेक से पहले भी इसी बात को लेकर चर्चा चल रही थी कि आखिर दिक्कत कहां पर आ रही है। हरीश दिवेकर के पास हम चलते हैं, इससे पहले सीधे कि कोई रिएक्शन ले। हरीश दिवेकर, क्या ये दिक्कत सरकारों के सामने इसलिए है इस वक्त क्योंकि आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, उत्तर प्रदेश हो, बहुत सारे, बिहार हो, बहुत सारे मजदूर ऐसे हैं
जिन्हें ट्रेनों के जरिए लाया जा रहा है, बहुत सारे मजदूरों को बसों के जरिए लाया गया और उनकी व्यापक व्यवस्था भी करना है। अब रातों रात उद्योग तो बढ़ा नहीं सकते, रातों रात कंपनियों की संख्या नहीं बढ़ाई जा सकती। क्या ये लेबर लॉ में बदलाव जो किए जा रहे हैं, क्या उसकी वजह यह है कि दबाव है 20 लाख उत्तर प्रदेश में और लाखों की संख्या में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मजदूर जो हैं उन्हें काम भी देना है? राम, देखिए, ये जो मध्य प्रदेश में बदलाव हुए हैं उसकी मुख्य वजह है कि सरकार मजबूर हो गई। अर्थव्यवस्था जो कोरोना महामारी के चलते जो सरकार की रीढ़ टूट गई अर्थव्यवस्था की, उसको वापस सुचारू पटरी पर लाने के लिए सरकार ने लगातार उद्योगपतियों से बात की और जब श्रम कानून में बदलाव किया गया उसके पहले 2 दिन पहले बैठक की गई, एमएसएमई के साथ बैठक की गई और जिस तरह से होता आया, पूंजीपति लोग अवसरवादी होते हैं, अवसर का फायदा उठाते हैं, उन्होंने इसका फायदा उठाया और उन्होंने बताया कि हम कारखाने चलाने को तैयार हैं, कारखाने शुरू करते हैं एपिडेमिक में, लेकिन हमें इसके लिए सरकार को मदद करनी होगी। हमारे पास कुछ कानून, श्रम कानून में परेशानी आ रही है, ये हमें मतलब सहूलियत देना होगी। उसमें उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी चलते हम फुल स्ट्रेंथ में मजदूर नहीं रख सकते, 50% मजदूर रखेंगे, ऐसे में हमारा उद्योग प्रभावित होगा। तो ऐसे में 8 घंटे का जो पाली है उसको 12 घंटे करें। वर्तमान में 60 घंटे का है, 8 घंटे पाली है और 2 घंटे का ओवर टाइम है, उसको ओवर टाइम को 4 घंटे कर दें, उसका हम पैसा देंगे। दूसरा ये बात कही गई कि जो एपिडेमिक एक्ट के तहत जो एमएचए की गाइडलाइन है उसमें कहा गया है कि घर बैठे पैसे देना होगा, तो उन्होंने इसमें संशोधन करें, जो मजदूर काम करने आएगा उसे ही पैसा देंगे, जो नहीं आएगा उसे पैसा नहीं देंगे, वो संशोधन किया गया। तीसरा, श्रम कानून में संशोधन, इंस्पेक्टर राज, जो लेबर इंस्पेक्टर होते हैं वो जाके देखते हैं श्रमिकों को साथ अन्याय तो नहीं हो रहा, लेबर एक्ट का पालन हो रहा नहीं हो रहा, तो वो उन्होंने कहा कि इसे मुक्त किया जाए, हमें प्रताड़ित करते हैं। हरीश, तो इस तरह से कुल मिला के 17-18 कानून बदलेगा। हरीश, मेरा एक सवाल है छोटा सा इसमें, उद्योगपतियों के साथ ये सरकारों से पूछना चाहिए ये सवाल, ये सरकारों से पूछना चाहिए सवाल ये कि जब आप उद्योगपतियों से चर्चा कर सकते हैं कि उनको कितना घाटा हो रहा है और कैसे उन्हें फायदा हो जाएगा, तो क्या आप मजदूरों से नहीं पूछ सकते? उनको 8 घंटे से आप 12 घंटे काम पर लगा रहे हैं, तो कम से कम यही तो मजदूर संगठनों का कहना है, हमसे कम से कम पूछ तो लिए होते। बिल्कुल सही कहा आपने। मुद्दे की बात यही है कि सरकार ने मजदूर संगठनों से बात नहीं की, जैसे बीडी गौतम जी ने कहा और हमारे और दूसरे मजदूर साथी, यूनियन साथियों ने कहा। सरकार ने केवल अर्थव्यवस्था पटरी पर लाने के लिए उद्योगपतियों को फोकस किया, यहाँ सरकारें गलती कर गई, तो यही मध्य प्रदेश सरकार भी गलती कर गई। यही वजह है कि आज अगर सरकार बात करती तो 2 शर्तें इनकी मानती, 4 शर्तें उनकी मानती, समन्वय बन सकता था, लेकिन एक तरफा हुआ कानून और पूरा उद्योगपति पूंजीपतियों की बात मानी गई, श्रमिक कानून में बदलाव किया गया, श्रमिक को दरकिनार किया गया। सरकार की मंशा गलत नहीं, सरकार की मंशा है कि किसी भी तरह से आपको रोकना चाहते हैं, सरकार चल सके। राजेश अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व वित्त मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में रहे हैं आप। राजेश अग्रवाल साहब, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ। नमस्कार। इस वक्त नरेंद्र सलूजा जी भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस मीडिया समन्वयक हैं मध्य प्रदेश के। स्वागत सलूजा जी आपका भी। लेकिन पहले अग्रवाल साहब, ये प्रश्न है और विपक्षी दल उठा रहे हैं कि मजदूरों के अधिकारों का हनन आपकी सरकार कर रही है, जो मजदूरों के अधिकार थे वो आप लोगों ने छीनने का काम किया है। देखिए, अपोजिशन फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन एक अलग चीज होती है। मैं तो ये कहूंगा उत्तर प्रदेश की सरकार भारतवर्ष में पहली सरकार थी जिन्होंने अपने प्रवासी मजदूरों की चिंता की। आज स्थिति यह है कि लगभग 97 हमारे यहाँ स्पेशल ट्रेन लखनऊ में आ चुकी। हमने कोशिश की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कि कैसे इन प्रवासी मजदूरों के लिए जो है वो हम पहले अपने यहाँ लाकर उनके रहने की, खाने की व्यवस्था करें, उनको क्वारंटाइन करें, उनके स्वास्थ्य का परीक्षण करें और फिर वे लोग जो हमारे उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, यहाँ पे बसने के इच्छुक हैं, हम उनके लिए कैसे कार्य दें। हमने इसकी एक प्रोसीजर शुरू किया जी। प्रोसीजर से मेरा मतलब यह है कि इसकी नियमावली जो है वो बनाने का प्रयास किया और नियमावली बनेगी, ये इस बात की चिंता हम लोगों ने की। उसको लेते हुए जो है उस सारी की सारी। आपका माइक पास कर लीजिए अग्रवाल साहब, आपका माइक पास कर लीजिए ताकि हम तक आवाज पहुंचे। हाँ, श्योर। वहां पे वो हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि किस तरह ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटेशन जो है वो मजदूरों को दिया जा सके जी। हमने ये भी चिंता प्रकट किया है कि कैसे किसी भी तरह से जो है वो बाल श्रमिकों का कहीं शोषण ना हो जाए, महिलाओं जो श्रमिक हैं उनका कहीं शोषण ना हो जाए, उनके लिए कैसे सुविधा दी जाए। हर चेंज जो है फॉर द बेटरमेंट होता है, एक्सप्लॉइटेशन को नहीं होता है।
ये सरकार निश्चित रूप से जो है वो हर उस जनहित के कार्य को करने के लिए प्रतिबद्ध है। अग्रवाल साहब, जो उसको करना है। एक छोटा मेरा सवाल है, क्योंकि जो तमाम संगठन हैं, जो श्रमिकों के संगठन हैं, वो इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं हो पा रहे हैं और वो भरोसे में भी नहीं आ पा रहे हैं कि आपने फैसला ले लिया लेकिन हमसे ना पूछा गया, ना हमको जानकारी दी गई और इस तरह का फैसला ले लिया जो हमारे हक में नहीं है। देखिए, एक तो सबसे पहली बात यह है कि फैसला नहीं हुआ है। दिस इज ए सिंपल डिस्कशन। इसके लिए जो है वो हम अभी बहुत सारी चीजें प्रोसीजर में है। ये डिस्कशन बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इसी से तो फिल्टर होकर बहुत सारी चीजें जो है वो लोगों के सामने आएगी। हमारी सरकार के जो प्रमुख लोग बैठे हैं, मेरा ब्यूरोक्रेट जितना बैठा हुआ है, उनको भी इन सब चीजों को समझने का अवसर मिलेगा और इसी से अच्छी चीजें निकल कर आएंगी। मैं तो कहता हूं ये स्वागत की बात है कि खाली कह देने से काम नहीं चलता। जितने भी श्रमिक संगठन हैं, सरकार भी करेगी, निश्चित रूप से करेगी। वो इतने बड़े श्रमिक संगठन, और श्रमिक संगठन तो भारतवर्ष में नहीं विश्व के अंदर भारतीय मजदूर संघ जो है वो हमारा सबसे बड़ा श्रमिक संगठन है। ये कैसे संभव है कि हम जो है वो उन श्रमिकों की चिंता नहीं करेंगे जो हमारे अपने हैं? बिना उनके न तो जो है वो हमारी फैक्ट्री चल पाएगी, न मेरा व्यापार चल पाएगा। आज जो स्वप्न देख रहा है उत्तर प्रदेश की 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम लेने की बात की जा रही है। क्या चिंता की जा रही है और क्या चिंता की बात आप नहीं, ये चिंता है मंत्री। ओवर टाइम आज का नहीं है, ओवर टाइम हमेशा से चला है। मैं डिस्कशन की बात नहीं कर रहा हूं। की 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था को पूरा करने के लिए क्या 8 घंटे की जगह मजदूरों से 12 घंटे काम लिया जाएगा? क्या ये सही है? यही चिंता आप कर रहे हैं? ये तो आप पूंजीपति घराने को जो है उनको फायदा पहुंचाने। बस आप एक सेकंड सुन लेते हैं, वो इसी सवाल का जवाब सुन लेते हैं। जो हमारा जो अग्रवाल साहब कह रहे हैं, इसके बाद गौतम साहब से भी पूछ लेंगे हम। इसमें जो है वो किसी भी तरह से ये खाली इस चीज से कि 8 घंटे की जगह 12 घंटे करने से ये 5 ट्रिलियन की जो हमारी व्यवस्था है वो संभव नहीं है। ये चीज संभव नहीं है, मैं मानने को तैयार नहीं। खाली एक चीज से कभी भी पूरी चीजों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, लेबर एक मुख्य ऑर्गन है और उसके चलते हुए हम इसको करने को तैयार हैं। जितने संशोधन है, हमारा डिस्कशन चल रहा है, हम अच्छे से अच्छा जो है वो उनको करने को तैयार हैं, उनको दे रहे हैं और अच्छे से अच्छा जो है वो निश्चित रूप से जो भी हमारे नियमावली बनेगी उसमें हम उसको संशोधन के साथ करने जा रहे हैं। अग्रवाल साहब, बीडी गौतम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं। और पहले ला दिए। एक सेकंड, अनिल श्रीवास्तव, मैं आपका सवाल भी पूछेंगे, आपका सवाल पूछेंगे। आपके सहयोगी भी हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश से, नरेंद्र सलूजा, उनके पास भी जाएंगे। गौतम साहब एक बार अपनी परेशानी बता दें, सीधे बात कर लेंगे वो। गौतम साहब, अग्रवाल साहब कह रहे हैं कि कोशिश हमारी है, पटरी पर लेकर आएंगे। कहिए। हाँ, इतिहास गवाह है ना कि हमेशा एकलव्य को ही अपना अंगूठा देना पड़ता है। अगर 3 पक्ष बताए जा रहे हैं कि एक कारखाने का मालिक है, दूसरा मजदूर है और तीसरा उपभोक्ता है, तो केवल एकलव्य का अंगूठा ही क्यों मांगा जा रहा है? बड़ी आश्चर्यजनक बात है। माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि उस पर विचार होगा। अरे जब अध्यादेश जारी हो गए और उसका प्रकाशन हो गया तो अब आप क्या विचार करने वाले हैं? ये एक आश्चर्यजनक बात है। दूसरी बात यह है कि 3 पाली को घटा के 2 पाली कर दिया, काम के घंटे 8 की जगह 12 कर दिए, तो इसका मतलब मजदूरों की संख्या भी घटेगी। आप कह रहे हैं लाखों मजदूर पलायन होके आ रहे हैं, तो आपको ज़्यादा मजदूरों को काम देना था। बेहतर ये होता कि कार्य के 12 घंटे करने की जगह 6 घंटे, 6 चौक 24, 4 पाली कर दी जाती, जिससे कि ज्यादा मजदूरों को काम मिलता। बनस्पत की इसमें संख्या और घट जाएगी। मध्य प्रदेश में इतना आश्चर्यजनक बात हुई है कि जो भी उद्योग आएंगे और उत्पादन करेंगे उनको 2.25 साल तक, 1000 दिन तक किसी भी प्रकार के श्रम कानूनों के अंतर्गत नहीं आएंगे। इसका मतलब वो कभी भी मजदूर को रखेगा, कभी भी हटाएगा, कभी भी संख्या कम करेगा, कभी भी ज़्यादा करेगा। सबसे बड़ी मजदूर की जो चिंता इस देश में आदिकाल से चली आ रही है कि उसका जो रोजगार है वो रोजगार सुनिश्चित नहीं है। आज है, कल भूखा मरेगा, परसों फिर रोजगार है, नरसों नहीं है। तो सबसे बड़ी तो बात यह है कि उसके रोजगार को स्थायित्व देने के विषय में मजदूर संगठनों से सरकार को बात करना थी। और ये जो 12 घंटे की पाली की है, इसकी जगह
जगह 6-6 घंटे की पाली करके ज़्यादा मजदूरों को रोजगार दिया जाना था। ये सारे के सारे 18 परिवर्तन जो किए गए हैं वो केवल और केवल पूंजीपतियों के पक्ष में एक कमेंट किए गए हैं। सलूजा जी पूरा का पूरा देश इस बात का गवाह है, पूरा का पूरा देश नरेंद्र सलूजा जी गवाह है कि शोषण वर्तमान कानूनों के रहते हुए भी मजदूरों का ही हो रहा था। नरेंद्र सलूजा जी, रिलैक्सेशन मजदूरों को लेकर चिंता बहुत आप लोगों ने भी जताई है और बढ़ने वाला है। निश्चित तौर पे जो गौतम जी कह रहे हैं मैं उनकी बात से सहमत हूँ। आज अवसर था कि मजदूरों के कार्य के समय को कम करने का, लेकिन बढ़ा दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें मजदूरों को विश्वास में नहीं लिया गया है। पूंजीपतियों को, उद्योगों के मालिकों को, कारखाने के मालिकों को विश्वास में लिया गया है। पूरी तरह से मजदूर विरोधी निर्णय। आज मजदूर पलायन कर रहा है रोजगार के अभाव में, पहले उसके ऊपर रोजी रोटी का संकट है। आप देखें देश के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग से लेकर सारे मार्ग देख लें, मजदूरों से भरे पड़े। भूखे प्यासे साइकिल पर पैदल अपने बच्चे को गोदी में उठाए पलायन कर रहा है, भूख प्यास से तड़प रहा है, इस भीषण गर्मी में लू की चपेट में मर रहा है, वाहन दुर्घटना का शिकार हो रहा है। कल भी मध्य प्रदेश के शहडोल और उमरिया के 16 मजदूर एक ट्रेन दुर्घटना का औरंगाबाद में शिकार हुए। इसके पहले मथुरा में छतरपुर के कुछ मजदूर शिकार हुए। तो एक तरफ तो आप मजदूरों को सुरक्षा कवच नहीं दे पा रहे, उनके घर लौटने के साधन नहीं दे पा रहे, दूसरी तरफ आप मजदूरों के कानून में बदलाव कर रहे हैं, 18 बदलाव कर रहे हैं, मजदूरों की सहमति नहीं ले रहे। तो ये तो मजदूर विरोधी सरकार है, मजदूरों का दमन किया जा रहा है। पहले तो मजदूरों के ऊपर खाने को नहीं है, राशन नहीं है, वो अपने घर को लूटना चाहते हैं। उस सब चीजों की व्यवस्था तो नहीं की जा रही, उल्टा उनके कानून में बदलाव कर उनका कहने का दमन किया जा रहा है। राजेश अग्रवाल जी, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, ये मायावती पूछ रहे हैं कि 12 घंटे क्यों कर दिया, अखिलेश यादव ये पूछ रहे हैं कि उनके जो अधिकार हैं वो क्यों कम किए गए। ऐसा क्या ऐसी दिक्कत है कि क्या जो श्रम कानून है उसमें संशोधन के बगैर अभी जो उद्योगपति हैं वो काम नहीं कर सकते हैं क्या? नहीं, निश्चित रूप से संशोधन भी हैं। और जैसा आपने कहा कि 8 के 12 घंटे किए गए हैं, ये सिर्फ एक प्रस्ताव के रूप में चल रहा है। अभी मजदूरों की संख्या अभी तो हमारे यहाँ आना शुरू हुआ है। आज ही शारजाह से जो है वो विशेष उसके ऊपर जो है वो एक माने शारजाह से जो है वो लोग लखनऊ पहुंचे हैं। उनके लिए हमको रखकर और कितनी अवस्था में यहाँ पर लेबर आ रही है, उनको उनकी दृष्टि से काम का जो है वो निस्तारण होगा। फैक्ट्री आपने देखी, अभी मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, अभी जो है वो महाराष्ट्र की बात होती है। फैक्ट्रीज बंद पड़ी हुई हैं, कैजुअलिटीज हो गई। धीरे धीरे ही काम का प्रारंभ किया जाएगा और धीरे धीरे काम को प्रारंभ करने के लिए जो एक्सपर्ट्स हैं उनके माध्यम से जो है अग्रवाल साहब, क्या कोई और रास्ता नहीं था कि गरीबों के चूल्हे जो है वो बुझाए जाए और जो है आप अपनी अर्थव्यवस्था या अमीरों के घरों को जो है रोशन किया जाए? क्या कोई और व्यवस्था नहीं थी आपके पास? नहीं, व्यवस्था ही यही व्यवस्था है। इसी व्यवस्था से ही जो है वो हम प्रगति की ओर जा पाएंगे। नहीं, हमें तो लगता है कि आप गरीबों के चूल्हे और गरीबों की जो घर की जो सुकून और चैन है उसको छीन के आप अमीरों के घरों तक पहुंचाना चाहते हैं। यही तो है। आप कह रहे हैं कि हम जो है अभी ये तो प्रस्ताव नहीं है, अभी तो ये आप शराब को आपने अचानक खोल दिया था, शराब को आप अचानक खोल के लेके चले आए थे। 40 दिन से लोग अपने घरों में कैद हैं, लोगों की रोजगार चले गए, नौकरियां चली गई हैं लोगों की, और आपने अचानक शराब को खोल के कोरोना के 5000 मरीज, आपको मालूम है 48 घंटे के अंदर 6000 मरीज बढ़ गए। कितनी बड़ी आपकी मेजर मिस्टेक है, लापरवाही है। एक सेकंड अब्बास साहब, उसको नहीं मानते, आप एक्सेप्ट नहीं करते। जवाब दे रहे हैं अग्रवाल साहब, उसके बाद हम अभी ये तो श्रीवास्तव जी का रुख करेंगे। रातों रात आप फैसला कर लेते हैं। बिल्कुल श्रीवास्तव जी, इसके बाद आपके पास ही आ रहे हैं। अग्रवाल साहब जवाब दे दीजिए अब्बास साहब का। निश्चित रूप से अरे आप दलितों के चूल्हे आप बुझाए दे रहे हैं, गरीबों के चूल्हे बुझाए दे रहे हैं, श्रमिकों के घरों के चूल्हे आप बुझाए दे रहे हैं, रोशनी कर रहे हैं। ये खाली कहने की बात है कि गरीबों के चूल्हे जो है 8 घंटे की जगह 12 घंटे उनका काम उनसे लेना चाहते हैं। 12 घंटे क्यों आप काम लेना चाहते हैं? जो नियम है, जो कानून है, जो संविधान में है 8 घंटे का, उसको आप 12 घंटे में कर देंगे? है जो पूरी तरह से मजदूरों के हित में कार्य कर रही है। प्लान नहीं है तो आप विपक्ष की राय लीजिए। विपक्ष की राय लेने में आपको क्यों इतने अहंकारी क्यों होते जा रहे हैं? ठीक है, अहंकारी ना अब्बास साहब, अहंकार अच्छा नहीं होता है। आपका प्रयास किया है कि कैसे हम अपने प्रवासी मजदूरों के लिए अधिक से अधिक कार्य दे सके। श्रीवास्तव साहब इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं, बड़ी देर से वो हाथ उठाकर बैठे हुए हैं। अनिल श्रीवास्तव साहब, देखिए स्थितियां हैं, सरकार कह रही है कि हम एक रोड मैप लेके चले हैं, एक ब्लूप्रिंट हमने बनाया है और हमारी कोशिश यही है। क्या आपको लगता है कि इस ब्लूप्रिंट पर धीरे धीरे काम होना चाहिए या बहुत जल्दबाजी में सियासत की जा रही है?
नहीं, बहुत जल्दबाजी में सियासत की जा रही है। देखिए, 2-3 बात आप समझ लीजिए, इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। 40 दिन से लॉकडाउन था, तो अगर रोड मैप है तो आप पूरी तैयारी करते, श्रमिकों को सुरक्षित उनके घरों पहुंचाने की व्यवस्था करते। वो सड़क पे मर रहे हैं, जितना कोरोना से मरेंगे उससे ज्यादा ये भूखमरी से और एक्सीडेंट से ऐसे मर जाएंगे। और फिर इसके बाद आप एक तरफा निर्णय लेते हैं, श्रमिक संगठनों से बात नहीं करते हैं। समस्या ये है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की कि ये बात तो गरीबों की करते हैं, लेकिन काम अमीरों के लिए करते हैं, पूंजीपतियों के लिए करते हैं। एक तरफा अभी अग्रवाल साहब कह रहे हैं कि अभी डिस्कशन चल रहा है, अध्यादेश आ गया और आप कह रहे हैं डिस्कशन चल रहा है। आप डिस्कशन करने के बाद अगर ये लागू करते तो शायद ऐसा नहीं होता। और मैं अग्रवाल साहब आपको आगाह करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी समझ नहीं पा रही है इसके बाद जो कयास पैदा होगा, जब मजदूर सड़कों पे आएगा भुखमरी को लेकर अपने शोषण के खिलाफ, तो ये सरकार इस देश को संभालने में अक्षम साबित हो जाएगी। आपकी सरकार गरीबों के वजह से आई है और गरीबों के वजह से ही चली जाएगी। ठीक है, नरेंद्र सलूजा जी, ये कहना देखिए बहुत आसान है। कर रहा हूँ, रोड मैप तैयार करिए। नरेंद्र सलूजा जी, ये कहना बहुत आसान है, लेकिन ये आप भी जानते हैं कि अगर एक व्यक्ति को किन्हीं 4 लोगों को रोजगार पर रखना हो, नौकरी पर रखना हो, तो उसके सामने दिक्कत पैदा हो जाती है। और अगर हालात ऐसे हों कि 45 दिन से आपकी फैक्ट्रियां, उद्योग बंद हो, तो ज़्यादा दिक्कत होती है। आप भी मध्य प्रदेश की सरकार में रहे, आप भी निवेश के लिए उद्योगपतियों को बुलाते थे, तो उन्हें सहूलियतें देने की बात करते थे कि उनके लिए सिंगल विंडो होगी, सारी सुविधाएं देंगे, तब जाके उद्योग सेट होते हैं, और वरना उद्योगपति प्रदेशों से पलायन कर जाते हैं। क्या आपको लगता है कि इस अवस्था में जब ये तय हो गया है कि 50% मजदूर ही काम कर सकते हैं, उद्योगों के लिए सोचा जाना जरूरी था? क्योंकि उद्योग चलेंगे तब तो 50% लोगों को रोजगार मिलेगा, वरना उन्हें भी नहीं मिलेगा। आप राम जी मुझे बताएं कि आज इस कोरोना के लॉकडाउन में सबसे ज्यादा भुखमरी का शिकार कौन है, उद्योगपति, पूंजीपति या श्रमिक? आज सबसे ज्यादा भुखमरी की कगार पर श्रमिक, जिसके पास खाने को पैसे नहीं, जिसके पास रोजगार का अभाव है। हम कहते हैं पूंजीपतियों की बात सुनना चाहिए, लेकिन श्रमिकों को विश्वास में लेना चाहिए था, श्रमिकों को बिठा के बात करना चाहिए थे। आज उनकी समस्याओं पे ध्यान देने की आवश्यकता है। आज इससे श्रमिकों का शोषण बढ़ेगा, पूंजीपति, उद्योग तो फिर खड़े हो जाएंगे। आज उनके पास कोई भुखमरी की स्थिति नहीं है। आज यदि 45 दिन के लॉकडाउन में भी वो कोई सड़कों पर आने वाले नहीं है, लेकिन श्रमिक तो आज सड़क पर आ गया है, आज वो बेघर-बार हो गया है, आज वो पलायन कर रहा है, आज वो अपने घर को भूखे प्यासे दौड़ रहा है, आज उसके पास खाने के पैसे नहीं है। और ऐसे के अंदर यदि उसके शोषण का कोई निर्णय होता है और बगैर उसकी सलाह के होता है, हम उस निर्णय का विरोध कर रहे हैं। यदि श्रमिकों को विश्वास में लेकर कोई निर्णय सरकार करती तो हम कतई विरोध नहीं करते। लेकिन एक तरफ श्रमिक पहले ही भुखमरी की कगार पर है, दूसरी बार उसका काम के अंदर शोषण किया जाए, उसको अपने घर जाने के लिए साधन नहीं उपलब्ध कराया जाए। कांग्रेस 1 महीने से मांग कर रही थी, जी राम जी, कांग्रेस 1 महीने से मांग कर रही थी कि विशेष ट्रेन चलाई जाए। 1 महीने से हमारी मांग को सुना नहीं गया। जी, मैं नरेंद्र सलूजा जी आपके पास आ रहा हूं। हमारे सहयोगी हरीश हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश से, क्योंकि नौकरियों को लेकर बड़ी चर्चा चल रही है। उसके बाद हम राजेश अग्रवाल साहब के पास पहुंचेंगे। हरीश का एक छोटा कमेंट। हरीश, जो नौकरियों को लेकर बात चल रही है, पहले भी सवाल यही था कि नौकरियों की कमी है, अब कहा जा रहा है कि निवेश, नौकरी और अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी। लेकिन क्या विश्वास में लेना बहुत जरूरी हो जाता है? और अभी ऐसे वक्त में नौकरियां जहां पहले ही कम थी, अब उन्हें बढ़ाने के लिए उन्हीं कानूनों में बदलाव किया गया जो श्रमिकों के हैं। बिल्कुल सही कहा मृदुल आपने। और सबसे बड़ी समस्या यही है कि अभी किसी भी तरह से उद्योग चालू हो, और इसीलिए सरकार प्रयास कर रही है। और सरकार यहाँ गलती जरूर कर गई है कि श्रमिकों संगठनों से बात नहीं की, लेकिन सरकार की मंशा है कि एक बार पटरी पे आएगा तो रोजगार मिलेंगे, नहीं तो विस्फोट स्थिति हो जाएगी, लोग सड़कों पे आ जाएंगे। अभी कोरोना के चलते लोगों की कमर टूट गई है, पैसा नहीं है, मजदूरों के पास पैसा नहीं है। अगर फैक्ट्रियां और चालू नहीं होती तो स्थिति भयावह हो सकती है। इसीलिए अब छोटे छोटे क्लस्टर पे, छोटे छोटे उद्योगों पर भी बात की जा रही है। आज भी छोटे छोटे बात की गई, लेकिन कहीं ना कहीं ये सरकार लापरवाही, सरकार के ब्यूरोक्रेसी की लापरवाही रही कि वो श्रमिक संगठनों से बात नहीं कर पाए। एक तरफा फैसला हो गया
ये सरकार को भारी पड़ सकता है। सरकार को इस पर सोचना होगा, श्रमिक संगठनों की बात भी माननी होगी, कुछ बिंदु उनके भी रखने होंगे, अन्यथा एक फैसला सरकार का पूंजीपति वाला पहला फैसला कहलाएगा, जबकि सरकार की मंशा ऐसी नहीं। सरकार की मंशा आर्थिक पटरी पर सरकार को प्रदेश को लाने की है, क्योंकि अभी जो हालत बने पैसा नहीं है सरकार के पास। जब प्रोडक्शन होगा, टैक्स लगेंगे तो पूरा साइकिल घूमेगा। अभी साइकिल रुक गया है, साइकिल घुमाना आवश्यक हो गया है। इसमें प्रदेश के साथ साथ देश तक को पूरा असर आएगा और अभी सरकार उसी फोकस पे काम कर रही है। लेकिन जहां श्रमिक संगठन की बात है, उनका भी कहना है कि एक तरफ कानून हो गए तो उनका पूरा शोषण होगा। शोषण को देखने वाला कौन होगा? उन्हें रोजगार जरूर मिलेगा, रोजगार उनको दबा के दिया जाएगा। उनका शोषण किया, 8 के 12 घंटे काम, 15 घंटे काम, उनकी सुनवाई नहीं होगी। हालांकि जब श्रमिक लेबर मुक्त कर दिया तो कौन जाएगा? इंस्पेक्टर राज खत्म हो गया, उनकी सुनवाई कौन करेगा? इन सबको भी सरकार को देखना होगा, ब्यूरोक्रेसी को समझना होगा। जिन्होंने कानून बनाए एक तरफा ना जाए, श्रमिक का शोषण ना हो, ये सरकार की जन कल्याणकारी नीति होना चाहिए। तो इस पर सरकार ने नहीं सोचा है और ये लापरवाही कहीं ना कहीं हुई है। ठीक है, राजेश अग्रवाल जी, आपका जो अनुभव है वो क्या कहता है? क्योंकि आप दोनों चीज़ों को बेहतर समझते हैं, अधिकारियों के सुझाव भी समझते हैं कि क्या बेहतर होगा, और जनप्रतिनिधि के रूप में ये भी जानते हैं कि मजदूरों की आज की ज़रूरत क्या है। ऐसे वक्त में ये ज़रूरी क्या पड़ गया था कि मजदूरों के लिए ये उनके जो अधिकार हैं, जो पहले से आपकी सरकार ने ही तय किए हुए हैं, उनमें भी आप बदलाव करें? निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि ये सरकार उत्तर प्रदेश में रहने वाले जितने भी मजदूर हैं, जो हमारे प्रवासी मजदूर यहाँ पर आए हैं, उनकी एक एक की चिंता कर रही है। हमको चिंता जो है वो इस बात की भी है कि कैसे आज बदली हुई जो परिस्थितियां हैं, विशेष रूप से आर्थिक परिस्थितियां, जिससे विश्व जो है वो जूझ रहा है, भारतवर्ष और भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश उसमें सबसे ज्यादा हिस्सा कैसे ले सके। हमारे यहाँ बहुत सारी छोटी छोटी जो MSME सेक्टर्स हैं, कृषि आधारित उद्योग है, उसके अंदर फूल आधारित उद्योग हो सकते हैं, कंपोस्ट खाद का हो सकता है, प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, हमारे यहाँ जो है कृषि का पैकेजिंग हो सकता है, इत्र हो सकता है, धूप हो सकता है, अगरबत्ती हो सकती है, ये आदि आदि इस प्रकार के जितने भी आज तक इंपोर्ट्स हो रहे थे मैक्सिमम, इनको हम कैसे लगाकर और इन मजदूरों के लिए उसके अंदर लगा सकें। बिल्कुल, हमारा कहीं पर भी नीति इस प्रकार की मैं नहीं एक छोटा आखिरी कमेंट 30 सेकंड का लेना चाहता हूं अग्रवाल साहब, क्योंकि देखिए सबने अपने अपने सवाल पूछ लिए, लेकिन आखिरी बात होनी चाहिए। बीडी गौतम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इंटक के राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं। और गौतम साहब, सरकार विश्वास में लेने की कोशिश कर रही है, बोल रही है कि हम विश्वास में लेना चाहते हैं मजदूरों को। ये पाली जो बढ़ाई गई है उसमें ओवर टाइम का पहले से प्रावधान था, इसे और बढ़ा दिया। बहुत छोटा कमेंट आखिरी आपका। मैं यही कह रहा हूँ कि बहुत बस अग्रवाल साहब, गौतम साहब कुछ बोल रहे हैं। अलग होते हैं और दिखाने के बहुत अलग होते हैं। सरकारें कहती हैं कि हम मजदूर हितैषी हैं, लेकिन वो उद्योगपतियों के हित में लगातार काम कर रही है। आप मुझे बताइए ना, एक लेबर इंस्पेक्टर की क्या हैसियत होती है किसी उद्योगपति के यहाँ जाके निरीक्षण करने की, लेकिन वो निरीक्षण की व्यवस्था भी समाप्त कर दी है। इसी से साफ हो जाता है कि सरकार की मंशा क्या है। ये सरकारें कहेंगी कि हम मजदूर हितैषी हैं, लेकिन हमेशा मजदूरों का शोषण किया जाता है, और अगर नहीं किया जाता तो 3 पक्ष में से एक पक्ष जो बहुत बड़ी ताकत है उसको क्यों छोड़ा गया, और दूसरी ओवर टाइम की बात क्यों करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि 24 घंटे अगर चलना है तो 12-12 घंटे की पाली क्यों, 6-6 घंटे की 4 क्यों नहीं, जिससे श्रमिकों को 6 घंटे के हिसाब से वेतन दे देते हैं। क्या जरूरत है कि आप अगर ओवर टाइम देंगे उन्हीं लोगों को, इससे अच्छा ये होता कि 6-6 घंटे की पाली करके और उनको घंटे के हिसाब से वेतन मिल जाता, तो कम से कम ज्यादा व्यक्तियों को रोजगार मिलता। चलिए सरकार की गाड़ी कभी भी टॉप गियर पे एकदम से नहीं आती है, धीरे धीरे ही गियर पर चलती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी। इतना ही समय है, इतना ही समय है। सरकार कह रही है कि टॉप गियर लगाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, गाड़ी हिचकोले खाने लगेगी। थोड़ा सा धैर्य रखिए, पहले दूसरे तीसरे और फिर टॉप गियर में जाएंगे, तो उसके लिए इंतजार आप लोगों को करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बात यही है कि मजदूर को मजबूर कोई ना समझे, चाहे वो उद्योगपति हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो विपक्ष हो, कि इनके कंधे पर बंदूक रखेंगे, फायर करेंगे, नुकसान नहीं होगा, फायदा ही फायदे का सौदा है। इस तरह की कचरा पॉलिटिक्स बंद होनी चाहिए। बात यही है कि मजदूर के हित में क्या हो रहा है। उद्योग चलेंगे तो मजदूरों को मजदूरी मिलेगी, उद्योग नहीं चलेंगे तो दिक्कत होगी। क्या बीच का रास्ता यही है कि श्रम कानूनों में थोड़ी तब्दीली करके मजदूरों को काम भी मिले, उद्योगपति अपने उद्योग भी चलाएं, या अगर इस कानून के बदलाव का दुरुपयोग होगा तो जाहिर है हम उम्मीद ये करते हैं कि सरकार
फिर से इस पर एक बार जरूर बिल्कुल, और सोचेगी। विश्वास में लेना बहुत जरूरी है मजदूरों को, और विश्वास में लिया जाए ताकि मजदूरों की परेशानी का भी हल हो सके।